हेलो नमस्कार सभी को। मैं हूं शांभवी सिंह सेंगर फ्रॉम अच्छावाला कॉलेज। जैसे कि आप सब जानते हैं 14 जुलाई को फाइनली एमसीसी ने अपना जो स्केड्यूल है उसे रिलीज कर दिया है और जो रजिस्ट्रेशन एमसीसी के हैं वह 20 जुलाई से शुरू होने हैं। तो दूसरे जितने भी स्टेट्स हैं जो कि एमसीसी की काउंसिल का इंतजार कर रहे थे शेड्यूल का, वह भी अब धीरे धीरे अपने जो शेड्यूल है उसको जारी करेंगे। तो फिलहाल अभी जो बड़ी अपडेट है वह कर्नाटक की तरफ से है। कर्नाटक में रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। राउंड 1 एंड राउंड 2 के बाद मॉप अप राउंड की काउंसलिंग कैसे होती है या फिर जिनका स्कोर कम है उनको कैसे श्योर शॉट सीट मिलेगी, ये सारा टॉपिक आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक एक ओपन और कर्नाटक का जो मॉडल है ये हर जगह पर अगर लागू होगा तो जो डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं उनको भी बहुत फायदा होगा। जो दूसरी स्टेट से आते हैं कर्नाटक पढ़ाई करने के लिए उनको जिस तरीके का फायदा मिलता है दूसरे राज्यों में भी इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लगातार हम लोग बात करते हैं एनएमसी के 50% वाले बिल के बारे में, जहां पर प्राइवेट कॉलेजेस की 50% सीटें सरकारी फीस पर उपलब्ध होंगी, लेकिन हकीकत यह है कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वह साउथ इंडिया में पहले से मौजूद हैं। जबकि अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो कुछ मेजर स्टेट्स जो है नॉर्थ इंडिया के, जैसे हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं, कंपटीशन बहुत टफ है और इसके कंपैरिजन में जो कॉलेजेस हैं वो बहुत कम हैं। इसके साथ साथ सेमी गवर्नमेंट की सीट्स हैं ही नहीं। काउंसलिंग के भी जो नियम है वे कुछ ऐसे हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार की तो 100% सीट्स ओपन फॉर ऑल होती हैं। तो ऐसे में कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एडमिशन ले पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कर्नाटक का जो मॉडल है वह फिलहाल कुछ इस तरीके का है कि कर्नाटक के प्राइवेट कॉलेजेस की 40% सीट्स सरकारी फीस पर उपलब्ध है। लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस होती है। इसके बाद की जो 20% सीटें हैं वो 10 से 11 लाख की फीस पर डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए मौजूद है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 60% सीट्स ऑलरेडी कंपनीज पर कर्नाटक में मौजूद हैं। इसके बाद जो 20% सीट्स होती हैं वह ऑल इंडिया कोटा के लिए ओपन होती हैं। दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स भी यहाँ पर 10 से 11 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस पर पढ़ाई कर सकते हैं और बाकी की जो बची हुई 20% सीटें हैं इनमें से 15% एनआरआई कोटा होता है और 5% अदर कोटा होता है, जिसकी फीस एनआरआई के बराबर होती है। लेकिन जब एनआरआई कोटा की सीट्स वेकेंट रह जाती हैं तो वह भी अदर कोटे में कन्वर्ट हो जाती है और इन्हीं सीट्स पर दूसरे राज्य के ऐसे कैंडिडेट्स जिनका नीट का स्कोर कम है वह भी एडमिशन ले पाते हैं। तो एक बात यहां पर आप सबको मैं बता दूं कि अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी से क्वालिफाई हुए हैं नीट, तो ऐसे में कर्नाटक में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अफसोस, जो मिनिमम क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कर्नाटक में है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल रहने की, वह 137 स्कोर है 2023 के लिए, क्योंकि जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो क्वालिफाइंग स्कोर है वह 137 है। तो प्राइवेट में 1-2 स्टेट्स को अगर छोड़ दें तो कोई भी स्टेट रिजर्वेशन का लाभ नहीं देता। कुछ स्टेट्स ऐसे जरूर हैं जहां पर कैटेगरी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं, लेकिन अभी बात कर्नाटक की हो रही है। तो ये आपको स्पष्ट कर दूं कि 137 प्लस स्कोर है तभी आप कर्नाटक में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम शेड्यूल देख लेते हैं कर्नाटक का। आप वेबसाइट पर जाकर इस नोटिस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 14 जुलाई को 6 बजे के बाद से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। 21 जुलाई को रात के 11:59 तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे। कर्नाटक में कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लगता है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, कम स्कोर हो ज्यादा हो, आपको कर्नाटक जरूर अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन का सिर्फ एक मौका मिलता है, वह भी राउंड 1 से पहले। राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, मॉपअप में भी नहीं होंगे। मॉपअप के बाद एक और रजिस्ट्रेशन का मौका जरूर मिल सकता है, लेकिन उस समय जब रजिस्ट्रेशन होंगे तो वह अदर कोटे की सीट्स के लिए होंगे, यानी कि 1 करोड़ से ऊपर का बजट होगा तो ही आपको वहां पर कोई फायदा मिल सकता है। तो शेड्यूल कुछ इस तरीके से है कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। फिलहाल वेबसाइट ठीक से वर्क नहीं कर पा रही, तो आप चाहें तो कल से रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कर्नाटक का फॉर्म काफी ज्यादा टफ होता है और अगर एक बार वहां पर सर्वर हैंग हो गया तो फिर आपको परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से यह शेड्यूल है, आपको अभी रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जो काउंसलिंग के नियम है वो कुछ इस तरह से हैं।
काउंसलिंग में आपको सबसे पहले राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग भी जरूर करनी है। अगर रजिस्टर कर लेते हैं और चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तब भी मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। कितनी चॉइसेस भरनी है? कम से कम एक भर सकते हैं। मैक्सिमम जितने ऑप्शंस अवेलेबल है वह भर सकते हैं। तो वह कैंडिडेट जो हाई स्कोर वाले हैं, जिनको 10 से 11 लाख वाली मेरिट फीस चाहिए, उनको चॉइस फिलिंग के समय इस बात का बहुत ध्यान देना है कि वो गलती से कहीं अदर कोटा ना सिलेक्ट कर लें। राउंड 1 होगा, इसके बाद राउंड 1 की अलॉटमेंट आएगी और उसके बाद वहां पर आपको कुछ चॉइसेस एक्सरसाइज करने होते हैं। तो फिलहाल राउंड 1 में आपको जब रजिस्ट्रेशन करना है तो इस बार जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं वह बढ़ चुके हैं। लास्ट ईयर शुरुआत में 1000 रुपए थे, बाद में इसे चेंज करके 2000 कर दिया गया था काउंसलिंग के दौरान ही। लेकिन इस बार पहले ही तय कर दिया गया है कि 2500 रुपए आपको यहां पर देने हैं जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर एनआरआई कोटे के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन आप कराते हैं तो यहां पर आपको 5500 रुपए देने हैं। कर्नाटक में पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ करती थी, जो अब नहीं होती है। तो अगर आप दूसरे स्टेट से हैं और कर्नाटक में अप्लाई कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर परेशान नहीं होना है, अनलेस आप एनआरआई कोटा से अप्लाई ना कर रहे हो तब। जो एनआरआई कैंडिडेट्स हैं उनकी एक डेट आएगी, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। लेकिन जो भी जनरल कैंडिडेट हैं जो 10-11 लाख वाली फीस के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर जो अदर कोटे के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इनको रजिस्ट्रेशन के दौरान ही अपने डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड कर देनी होगी। फिर एक वेरिफिकेशन लिस्ट आती है वेबसाइट पर, वहां पर कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन होते हैं, उसमें आपको सीक्रेट की मिलती है, वह सब अपने पास सुरक्षित रखना होता है आपको। तो फिलहाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं होती। एक और बात आप लोगों को बता दूं कि प्राइवेट कॉलेजेस में भी अगर पढ़ाई करते हैं आप कर्नाटक में, तो यहां पर आपको 1 साल का कंपलसरी रूरल सर्विस बॉन्ड भरना होगा। यह जरूरी होता है। हालांकि इसमें एक बेनिफिट यह है कि अगर आप वहां से पीजी करते हैं तो उस कंडीशन में पीजी की भी 1 साल की रूरल सर्विस बॉन्ड होती है। लेकिन यदि आप यूजी पीजी दोनों ही आप कर्नाटक से करते हैं तो आपको 2 बार नहीं, सिर्फ 1 बार ही रूरल सर्विस बॉन्ड करना होता है। और जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे, अगर आप दूसरे स्टेट से हैं, तो शुरुआत के जो क्लॉज ए बी सी डी हैं ये डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए हैं। जो दूसरी स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनको क्लॉज वाई सिलेक्ट करना है और उस हिसाब से उनको अपने फॉर्म को भर देना है। राउंड 1 जब शुरू होगा तो रजिस्ट्रेशन के बाद पहले वेरिफिकेशन लिस्ट आएगी। इसके बाद जब चॉइस फिलिंग शुरू होगी तो आपको वहां पर हिसाब से चॉइसेस फिल कर देनी है। सबसे पहले मॉक अलॉटमेंट आता है। जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ होता है उसके हिसाब से उनको मॉक अलॉटमेंट मिलती है। इसके बाद आप चाहें तो अपने चॉइसेस में चेंजेस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अंतिम मौका होता है राउंड 2 में। आप फिर फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, तो मॉक अलॉटमेंट के हिसाब से आप चाहें तो अपने चॉइसेस में बदलाव कर सकते हैं। इसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है। तो जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद हर एक कैंडिडेट को 4 ऑप्शंस मिलते हैं। क्या है ये 4 ऑप्शंस? सीट अगर आपको मिलती है तब क्या करना है, सीट नहीं मिलती है तो कुछ भी नहीं करेंगे, राउंड 2 का वेट करेंगे। अगर सीट मिल जाती है तो उन कैंडिडेट्स के लिए 4 ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर। चॉइस 1 का ये मतलब होता है कि मुझे जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो मुझे पसंद है, मैं एडमिशन लेना चाहती हूँ या चाहता हूं और मुझे आगे की काउंसलिंग नहीं करनी है। ऐसे कैंडिडेट्स वहां पर चॉइस 1 सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो एडमिशन का प्रोसीजर है उसे पूरा करेंगे। तो बेसिकली जब आप सीट एक्सेप्ट करते हैं तो आपको ऑनलाइन चालान के माध्यम से ऑनलाइन चालान डाउनलोड होता है, बैंक में जाकर फीस जमा करनी होती है। फीस जब जमा हो जाती है और सिस्टम पर अपडेट हो जाती है तो वहां से आप एडमिशन ऑर्डर डाउनलोड करते हैं और उसके बाद अगर आपने चॉइस 1 किया है, मतलब आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया है और काउंसलिंग से अगर आप क्विट कर रहे हैं, तब फिर आपको जाकर कॉलेज को रिपोर्ट करना होता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके वहां पर सबमिट हो जाते हैं और बाकी ये जो एडमिशन की प्रक्रिया है वह पूरी की जाती है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, अगर आपको सीट मिली है और आप वहां पे चॉइस 2 ऑप्ट कर रहे हैं, तब आपको जो सीट मिली है उसे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके बाद आप अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं, यानी कि राउंड 2 में आप उससे और बेटर कॉलेज लेना चाहते हैं। इस कंडीशन में क्या करना होगा, सीट मिलने के बाद चालान डाउनलोड करेंगे, बैंक जाएंगे, पेमेंट करेंगे, इसके बाद अपना अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड करेंगे और इसके बाद फिर वेट करेंगे। यहां पर आपको फिर कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, राउंड 2 का वेट करेंगे। राउंड 2 में अलॉटमेंट आती है, अगर सेम कॉलेज है तो उस कॉलेज में जाएंगे और कॉलेज अगर बदल जाता है तो जो आपका नया कॉलेज है वहां जाके आपकी एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होगी। तीसरा ऑप्शन भी जान लीजिए, चॉइस 3 किन के लिए है। आपको राउंड 1 में कोई सीट मिल गई, वह सीट आपको पसंद नहीं है तो आप उसे छोड़ देंगे और राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसको आप आसान भाषा में फ्री एग्जिट मान सकते हैं।
फिर चौथा ऑप्शन ये है कि आपको जो सीट मिली है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है और आप उस काउंसलिंग को वहीं पर क्विट कर रहे हैं, या फिर आपको किसी अदर स्टेट में सीट मिल गई है तो आगे आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। तो बहुत कम ही कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो इस ऑप्शन को यूज करते हैं। तो इस तरीके से 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं टोटल। इन 4 में से एक ऑप्शन हर एक कैंडिडेट को जिनको भी सीट मिली है उनको डालना जरूरी होता है। 2 बातें हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, चॉइस फिलिंग अगर नहीं करते हैं तो भी आप मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको सीट अलॉट हो जाती है राउंड 1 में, और वहां पर भी जो 4 ऑप्शन है, बेसिकली कर्नाटक की जब काउंसलिंग होगी तो चॉइस फिलिंग को वहां पे ऑप्शन एंट्री के नाम से जाना जाता है। और जब आपको सीट अलॉट हो जाती है तो वहां 4 चॉइसेस आपको भरने होते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया है। तो उन चॉइसेस के हिसाब से आपको अपने डिसीजन से KEA को अवेयर कराना होता है। अगर तय समय सीमा के भीतर आप ये करने से चूक जाते हैं तो उस परिस्थिति में भी आपको आगे के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ऐसे कैंडिडेट्स जिनको राउंड 1 में सीट नहीं मिली थी, राउंड 2 में फ्रेश अलॉटमेंट हो जाती है तो उनको वहां पर कोई भी ऑप्शन नहीं है उस सीट को छोड़ने का। कोई चॉइसेस राउंड 2 में नहीं भरनी है, सीट मिल गई तो आपको लेनी होगी, नहीं लेंगे तो कर्नाटक में कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट तो नहीं है, लेकिन आप फर्दर आगे के राउंड से आउट हो जाएंगे। आप मॉप अप राउंड के लिए या आगे की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो जो काउंसलिंग के नियम हैं दूसरे राज्यों से अलग हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप इसको अच्छे से समझ के इसके हिसाब से आप अपनी काउंसलिंग प्लान करें। और अब बात करेंगे मॉप अप राउंड के बारे में। तो जो मॉप अप राउंड में हर बार मैंने देखा है कि कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव कर्नाटक में देखने को मिलता ही रहता है। पिछले 2 साल की अगर मैं बात करूं तो काफी कम स्कोर पर भी मेरिट वाली सीट मॉप अप राउंड में मिली है कैंडिडेट्स को। तो ऐसे में जिनका भी स्कोर कम है, 500 से ऊपर वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है। और यदि आपका स्कोर 400 भी है, 350 भी है, तो भी आपको कर्नाटक को एज एन ऑप्शन लेकर जरूर चलना चाहिए। मॉप अप के नियम भी यहाँ पर अलग हैं। मॉप अप के लिए वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे जिनको राउंड 1 या फिर राउंड 2 में सीट मिल चुकी है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि राउंड 1 में सीट अगर मिली है, आपने ज्वाइन कर ली है, तो राउंड 2 में आपको अपग्रेडेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। राउंड 2 तक आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। यदि राउंड 2 में सीट मिलती है और आप छोड़ देते हैं तो भी मॉप अप राउंड में एलिजिबल नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स जिनको राउंड 1 में सीट मिली थी और उन्होंने फ्री एग्जिट ले ली थी, वो मॉप अप राउंड में एलिजिबल रह सकते हैं। मॉप अप राउंड में कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो आपको राउंड 1 से ही अपने आप को वहां पर रजिस्टर करके रखना है। जो मॉप अप राउंड होता है वह ऑफलाइन होता है, तो इसके लिए जब मॉप अप राउंड का शेड्यूल आएगा तो वहां पर डिटेल्स मौजूद होती हैं। आपको वहां से एंट्री पास डाउनलोड करना होता है और आपके पास वेरिफिकेशन स्लिप भी जरूर होनी चाहिए। जितने लोग भी कर्नाटक अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, तो इसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा आपका, तो वहां से एक वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड होती है। इसे अपने पास जरूर सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि बिना इसके एडमिशन नहीं हो सकता। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, तो आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है। और जब मॉप अप राउंड की काउंसलिंग होती है तो उस समय जो भी ट्यूशन फी है अलग अलग कॉलेजेस के लिए, तो 3, 4, 5 DD आप अलग अलग अमाउंट का बना सकते हैं। वह डिमांड ड्राफ्ट लेकर आपको ऑफलाइन काउंसलिंग में वहां पर जाना पड़ता है और उसके बेसिस पर ही फिर आपको वहां पर ऑन स्पॉट सीट मिलती है। एक बार आपकी DD जमा हो गई, आप सीट ले चुके हैं, तो फिर उसे आप छोड़ नहीं सकते। तो ये काउंसलिंग के कुछ नियम हैं। कई बार सर्वर एरर्स भी आते हैं यहाँ पर, तो पेशेंस रखेंगे। और बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जो कि अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए गैर जरूरी हैं। अगर इस बारे में बदलाव आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो बहुत ध्यान से आपको चॉइसेस को यहाँ पर फिल करना है, क्योंकि कई बार सर्वर एरर के कारण ब्लॉक हो जाता है आपका एप्लीकेशन, तो फिर वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आराम से रजिस्ट्रेशन करिएगा। मान के चलिए कि 21 तारीख लास्ट डेट है। कई बार सर्वर इशू के कारण डेट बढ़ती भी है। जो भी चीजें हैं वह सबके लिए एक जैसी हैं, तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर स्मूथली फॉर्म फिलअप हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर प्रॉब्लम हो तो छोड़ देंगे एंड थोड़ा वेट कर लेंगे आगे। तो ये बात हो गई कर्नाटक के लिए। कर्नाटक जहां कई सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो कुछ बातें कॉलेजेस की भी कर लेते हैं। सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है यहाँ का। यहाँ की फीस भी सबसे कम है, अप्रॉक्स 7 लाख पर ईयर की फीस है। लेकिन याद रखिएगा, सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज में कोई भी दूसरा कोटा नहीं होता। तो अगर आपके पास मेरिट होगी तो ही सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज की जो कट ऑफ है ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ से काफी ऊपर होती है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो कि ऑल इंडिया कोटे में कोई GMC छोड़ के आते हैं, वहीं सेंट जॉन में एडमिशन ले पाते हैं।
तो आप तक अगर किसी तरीके का कोई अप्रोच कभी आता है, कोई दावा करें कि आपको लो मेरिट पर भी वह सीट दिला सकते हैं सेंट जॉन में, तो सावधान हो जाइएगा। इस तरीके से एक सिंगल एडमिशन कभी भी सेंट जॉन में नहीं हुआ है। मैं दोहरा रही हूं बार बार। हाँ, ये जरूर है कि ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कॉलेज है, तो अगर आप इस समुदाय से बिलोंग करते हैं और अगर आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट है, तो सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट पर उसका ब्रोशर दिया गया है। उसके हिसाब से आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और क्रिश्चियन माइनॉरिटी में काफी कम कट ऑफ पर भी ये कॉलेज मिल जाता है। दूसरे बेस्ट कॉलेज की अगर हम बात करें तो है एमएस रमैया। 2022 में एमएस रमैया की फीस बढ़ा दी गई थी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वे कन्वर्ट हो चुका है। 22 लाख रुपए पर ईयर की फीस है, तो 1 करोड़ से ऊपर का बजट है, तो ऐसे में कट ऑफ पर भी इसका असर पड़ा। लास्ट ईयर 500 के नीचे भी इसकी कट ऑफ आ गई थी, लेकिन ये भी बहुत हाई डिमांड वाला कॉलेज है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके 450 से ज्यादा स्कोर हैं, तो आपकी मेरिट में आने की संभावना है। आपको 22 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से ये कॉलेज मिल सकता है। अदरवाइज जो वहां पर अदर कोटा है वह लगभग 40 से 41 लाख रुपए पर ईयर का है, लेकिन उसमें भी जो कट ऑफ है वो 250 के आसपास देखने को मिलता है। एनआरआई कोटा का भी अमूमन यही हाल है। तो इन केस या तो आप 40 लाख पर ईयर की फीस पर जाएंगे या मेरिट है तो आप 1 करोड़ पर जाएंगे। इसके अलावा तीसरा कोई भी बजट एमएस रमैया का नहीं होता। तो कभी भी कोई आपको अप्रोच करे और ये कहे कि आपको हम श्योर शॉट कम स्कोर पर वहां पर सीट दिला देंगे, तो आपको यहां पर सावधान रहने की जरूरत है। बाकी के कॉलेजेस की अगर बात करूं तो आमतौर पर कर्नाटक में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनमें से ज्यादातर अच्छे हैं। और इस बार एक कॉलेज की बहुत चर्चा हुई, जो साई ग्रुप का कॉलेज है, उसकी बात कर रही हूं मैं। वहां पर कोई भी फीस नहीं लगेगी। तो ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट कॉलेजेस में जो फीस है ये बहुत बड़ी मजबूरी है, बहुत महंगी हो चुकी है मेडिकल की। तो ऐसे में कई सारे कॉलेजेस हैं जो या तो बहुत नए हो या फिर क्वालिटी के बहुत अच्छे ना भी हो, लेकिन अगर उनकी फीस, इस बात की भी बहुत संभावना है कि आपके पास एसएमएस या फोन कॉल के माध्यम से इस तरीके के ऑफर्स आ जाएंगे जिसमें आपको कहा जाएगा कि वह 70-75 लाख में आपको श्योर शॉट सीट दिला सकते हैं। मगर 90 लाख से कम में कर्नाटक में कभी भी एडमिशन नहीं होते। और खासकर जो बड़े कॉलेजेस हैं जिनके बारे में आप बार बार सुनेंगे कॉल पर, मैसेज पर या दूसरे लोगों से चर्चा करते समय, वैदई है, बीजीएस ग्लोबल है, जेजेएम धवनगिरी है, तो ये सारे प्रीमियम कॉलेजेस हैं। इनका जो टोटल बजट है वो 1.5 करोड़ या कभी कभी इससे ज्यादा भी हो जाता है। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर अदर कोटे के माध्यम से एडमिशन लेने जा रहे हैं आप, तो सही अथॉरिटी के पास पहुंचे और जो भी अग्रीमेंट हो रहा है वह ऑन पेपर हो, ये ज्यादा जरूरी है। बीडीएस की अगर बात करें तो कर्नाटक में बहुत सारे बेहतरीन कॉलेजेस बीडीएस के लिए भी हैं, और क्योंकि बीडीएस की डिमांड अभी कम है, तो ऐसे में बहुत अच्छी खासी नेगोशिएशन आपको बीडीएस में भी देखने को मिल जाती है। अदर कोटे की फीस की अगर बात करें तो बीडीएस में वो 6 से 6.5 लाख रुपए है, लेकिन जब फी नेगोशिएट होती है तो ये कम होके 3 से 4-4.5 लाख रुपए पर ईयर तक भी आ सकती है। और इसी फीस पर आप पुराने से पुराने मेडिकल कॉलेज में बीडीएस पढ़ सकते हैं या फिर आप बैंगलोर में भी बीडीएस की पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर कंप्लीट हो गई कर्नाटक के बारे में। जो रूरल सर्विस बॉन्ड है वह सभी कैंडिडेट्स के लिए है। डीम्ड में अगर आप जाते हैं थ्रू एमसीसी तो रूरल सर्विस बॉन्ड वहां पर नहीं होता, लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज की बात हो रही है तो प्राइवेट कॉलेज में कर्नाटक का 1 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड आपको भरना ही भरना पड़ता है। तो आज के वीडियो में आशा करती हूँ इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो आप सबको। अगर आप सभी कैंडिडेट्स अच्छे लेवल की काउंसलिंग अवेयर करना चाहते हैं अपनी एमबीबीएस की जर्नी के लिए अच्छे कॉलेजेस ढूंढने में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7834889384। मैं फिर आऊंगी और अच्छे और यूजफुल अपडेट्स लेके आप सब तक।